डेटर। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स जिनसे हमें पैसा लेना होता है। डेटर्स होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है। Term loan, agreement of amount which the customer own to business for the purchase of good on credit service render or in respect of contractual obligation in known as sundry debtor और trade debtors। मतलब मान लो आपने किसी को उधार में माल बेचा, या उधार में कोई सर्विस प्रोवाइड करी, तो आपने जिसको सर्विस प्रोवाइड करी या जिसको आपने उधार मतलब क्रेडिट पे माल बेचा है, तो वो पर्सन आपका क्या होगा? डेटर्स होगा, क्योंकि उससे आपको पैसा लेना है, वो आपका डेटर होगा। इसको सन्ड्री डेटर भी बोलते हैं, ट्रेड डेटर भी बोलते हैं, ट्रेड पेबल भी बोलते हैं, बुक डेट भी बोलते हैं। अलग अलग तरह से इसको जाना जाता है। डेटर्स को डेटर्स, ट्रेड डेटर, ट्रेड पेबल्स, बुक डेट, डेटर्स। डेटर्स 3 क्लास में क्लासिफाई होते हैं। एक होते हैं गुड डेट्स, जो क्या कर देते हैं? टाइमली अपनी पेमेंट कर देते हैं। टाइमली जो पैसा आपको देना था, अगर उन्होंने टाइम में आपको पैसा दे दिया तो वो हो सकते हैं गुड। एक होते हैं डाउटफुल डेट्स, भाई जिसमें आपको डाउट है कि इससे मेरे को पैसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और तीसरे होते हैं बैड डेट्स, जो आपका पैसा मार जाते हैं, जो आपको पैसा ही नहीं देते, वो बैड डेट्स होते हैं। समझ आ गई डेटर्स कौन होते हैं? यस सर। आगे बढ़ते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है? फिक्टिशियस एसेट्स आर नॉट एसेट्स at all, since they are not represented by any tangible possession. They appear on the asset side simply because of debit balance in the particular account, not write off. जैसे फिक्टिशियस एसेट्स काल्पनिक एसेट्स होती है, इसको काल्पनिक भी बोलते हैं। काल्पनिक एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट जो एक्चुअल में एसेट नहीं होती, जो एक्चुअल में एसेट नहीं होती, ना ही वो किसी के पोजेशन में होती, सिर्फ उसको फिक्टिशियस काल्पनिक बनाया जाता है। जैसे फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जांपल क्या है? जितने भी प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजंस आपने क्रेडिटर्स के लिए प्रोविजन बना दिया, आपने कोई डिस्काउंट दे दिया इश्यूएंस शेयर्स के ऊपर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स होती है। क्लियर है? यस सर। जो एक्चुअल में एसेट नहीं होती, जो ना ही किसी के पोजेशन में होती, तो उसको क्या कहते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं, जो एसेट नहीं होती एट ऑल। वेस्टिंग एसेट्स क्या होती है? सच एज माइन, क्वेरीज एक्सेट्रा दैट बिकम एग्जॉस्टेड और रिड्यूस इन वैल्यू बाय देयर वर्किंग आर कॉल्ड वेस्टिंग एसेट्स। माइंस जो होती है, मतलब जो खदान होती हैं, खदाने है ना, वो क्या होती हैं? वो वेस्टिंग एसेट्स होती हैं, क्योंकि उनको जैसे जैसे आप काम करते रहोगे, वो आपकी वैल्यू जो होगी उनकी कम होती जाती है। अब खदान खोदते खोदते आपने उसमें से कोयला निकाल लिया, निकालते निकालते एक दिन कोयला खत्म हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। समझ आ गई? लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी, इट इज obligation of financial nature to settle at a future date. It represents amount of money that the business own to other party. For instance, when goods are bought on credit, the firm will create obligation to pay to the supplier the price of goods
on agreed future date or when loan is taken from bank, obligation to pay the interest and principal amount is created. Depend upon the period of holding, these obligation could be further classified into non-current liability, short-term liability, current liability. मैं ये कहना चाह रहा है कि लाइबिलिटी जो होती है, लाइबिलिटी एक तरह से आपकी क्या होती है, एक ऑब्लिगेशन होती है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक उत्तर ऑब्लिगेशन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो आपको एक फ्यूचर डेट पे, मतलब फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी जो होती है एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो सेटल की जाती है एक फ्यूचर डेट पे। अगर आपको किसी को पैसा देना है तो वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी लाइबिलिटी होती है। समझ आ गई? आपने कोई लोन ले रखा है, लोन आपको रिपे करना है, तो वो लोन क्या है आपका, लाइबिलिटी है। समझ आ गई? यस सर। हाँ। लाइबिलिटी आगे कितनी तरह की होती है, करंट लाइबिलिटी। भाई जो लाइबिलिटी का पीरियड 12 महीने से ज्यादा नहीं होता, जो 12 महीने के टाइम के अंदर क्या हो जाती हैं, सेटल हो जाती हैं, और ये सेटल होती हैं कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। जो लाइबिलिटी होती हैं, जो लाइबिलिटी विद इन 12 मंथ, जो 12 महीने के अंदर क्या हो जाती हैं, सेटल हो जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, करंट लाइबिलिटी कहते हैं, करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, जो मोर देन ईयर, एक साल से ऊपर जिनका टाइम पीरियड होता है, जिनका टाइम पीरियड होता है, जिन लाइबिलिटीज का टाइम पीरियड, नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, जिन लाइबिलिटीज का टाइम पीरियड एक साल से ऊपर का होता है। सारी की सारी लाइबिलिटी अदर देन करंट लाइबिलिटी, जो भी लाइबिलिटी होती है वो सारी कौन सी होती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है। आपने 5 साल के लिए लोन ले रखा है तो ये आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज है। करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है, जो लाइबिलिटी एक साल के पीरियड के लिए होती है, जो एक साल से कम पीरियड के लिए होती है, जो लाइबिलिटी एक साल से कम टाइम पीरियड के लिए होती है, which liability expected to settled in the company is normal operating cycle. It is primary purpose trading. जो ये लाइबिलिटी होती हैं ये ट्रेड पर्पज से लिए होती है। इट इज ड्यू टू बी सेटल विद इन 12 मंथ फ्रॉम दी आफ्टर दी रिपोर्टिंग डेट, मतलब 12 महीने के अंदर अंदर ये लाइबिलिटी जो क्या हो जाती है, सेटल हो जाती है। समझ आ गई? कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या? यस सर। हाँ, कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती हैं भाई, वो लाइबिलिटी जो अराइज हैपनिंग ऑफ कुछ इवेंट के होने की वजह से, जो लाइबिलिटी किसी इवेंट के हैपन होने की वजह से अराइज होती है। अब इसके अंदर कौन कौन सी लाइबिलिटी आती है, मान लो आपके खिलाफ किसी ने केस फाइल कर दिया और आप पे फाइन लग गया, आपको पता थोड़ी था कि मेरे पे केस लग जाएगा और मेरा फाइन हो जाएगा, तो ये क्या है, आपकी कंटीजेंट लाइबिलिटी है। समझ आ गई? समझ आ गई? कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होता है? कंटीजेंट लाइबिलिटी होता है जो किसी इवेंट के होने पर अराइज होती है, आपको पता नहीं होता उस लाइबिलिटी का, पर वो हो सकती है, नहीं भी हो सकती या हो भी सकती है, वो लाइबिलिटी होती है कंटीजेंट लाइबिलिटी। कैपिटल की बात करते हैं।
कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर्स। मतलब क्या होता है, किसी कंपनी के अंदर अलग अलग शेयर होल्डर अपना पैसा लगाते हैं, अलग अलग शेयर होल्डर अपना पैसा लगाते हैं, और जब ये पैसा इकट्ठा हो जाता है तो इस इकट्ठे पैसे को क्या बोला जाता है, कैपिटल ऑफ द कंपनी। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस बाय द ओनर। ओनर मतलब द shareholder। It may be in form of cash, it may be in form of good या any other asset which the proprietor or partner of business invest in the business। अमाउंट वो अमाउंट होता है जिसको इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस के अंदर बाय दी कैपिटल। मतलब कैपिटल वो अमाउंट होता है जिसको बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, उसको कैपिटल बोलते हैं। ड्रॉइंग क्या होती है, ड्रॉइंग्स, इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ कैश, गुड, एनी अदर एसेट विच द ओनर विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। मतलब कोई भी एसेट या कोई भी चीज अगर ओनर ने, मालिक ने अपने बिजनेस में से निकाली, किस चीज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या कहते हैं ड्राइंग, ड्राइंग्स। समझ आ गई। अगर बिजनेस में से कोई भी पैसा, कोई भी चीज और कोई भी एसेट्स मालिक ने बिजनेस में से निकालकर अपने पर्सनल यूज के लिए रख ली तो उसको ड्राइंग कहते हैं, ड्राइंग। समझ आ गई। आगे बढ़े। यस सर। नेटवर्थ। यस सर। ठीक है, नेटवर्थ क्या होता है, नेटवर्थ डिफरेंस बिटवीन टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। अगर आप टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी को माइनस कर दो, जो भी डिफरेंस आएगा उसको क्या बोला जाता है, नेटवर्थ बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, नेटवर्थ बोला जाता है। समझ आ गई। यस सर। नेटवर्थ टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। क्रेडिटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स जिनको हमें पैसा देना होता है, हमने किसी से उधार में माल खरीदा है तो हमें उसको पैसा देना पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स अ पर्सन टू हुम द बिजनेस ओन्स मनी और मनी इज वर्थ। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे बिजनेस क्या लेता है, पैसा लेता है, जिसको वापिस करना होता है पैसा, जिसको पैसा देना होता है उसको क्रेडिटर बोलते हैं। जिसको पैसा देना होता है, जिस पर्सन को पैसा देना होता है, हमें जिस पर्सन को पैसा देना होता है, तो जिसको पैसा देना होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। समझ आ गई। जिससे पैसा लेना होता है यस सर। उसको बोलते हैं डेटर्स, जिसको पैसा देना होता है उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्लियर है। यस सर। हाँ। सिंगल होता है, डबल एंट्री सिस्टम बात कर देते हैं। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग ऑल्सो नोन एज सिंगल एंट्री अकाउंटिंग is a method of bookkeeping that realize only one sided of accounting। इसमें क्या होता है, सिर्फ वन सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर एक ही साइड होती है अकाउंट की। इन केस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बुक keeping both the aspect of every transaction recorded in this system, the first entry is made to the debit
अकाउंट एंड सेकंड एंट्री इज मेड ऑन द क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है, डबल एंट्री होती है। फर्स्ट एंट्री कहाँ पे होती है, डेबिट साइड में, सेकंड एंट्री कहाँ पे होती है, क्रेडिट साइड में। बस सिंगल एंट्री के अंदर सिर्फ एक ही एंट्री होती है। हाउएवर इन केस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम द बिजनेस houses for their convenience are more practical approach ignore the strict rule of double entry system। इसमें क्या कहते हैं, जैसे पहले क्या होता था, लोग बही खाता में बनाते थे। बही खाता क्या है, बही खाता, बही यस खाते के सर, अंदर देखे हैं। हाँ रेड से कलर की होती है, जो होती है ना, उसमें क्या होता था, कोई यस भी सर, काम होता था उसको यस नोट सर, सिंगल एंट्री के साथ नोट कर लेते थे, जो पहले टाइम में, पुराने टाइम में। बट बाद में क्या हुआ, डबल एंट्री सिस्टम आया, प्रॉपर अकाउंटिंग होने लगी, प्रॉपर डेबिट क्रेडिट होने लगा। यूज ऑफ सिस्टम मेनली ओनली असेंशियल रिकॉर्ड, सिर्फ इसमें इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड लगते हैं। इन अदर वर्ड इट इज अ सिस्टम विच में नॉट कीप सम बुक्स ऑफ सब्सिडरी रिकॉर्ड और टू लेजर अकाउंट। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर कोई सब्सिडरी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता, कोई लेजर अकाउंट मेंटेन नहीं होता, जो कि किस में मेंटेन होता है, डबल एंट्री सिस्टम में होता है। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑफ अकाउंटिंग बाय कोलर, सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन विच एज अ रूल ओनली रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन। सिंगल एंट्री क्या होता है, जिसमें सिर्फ कैश के रिकॉर्ड और पर्सनल अकाउंट मेंटेन होते हैं। इट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट, ये क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। डबल एंट्री वरिंग विद देयर सर्कमस्टांसेस। Thus, under the so-called single entry system, both the aspect of business transaction and event are not recorded। इसके अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन या कोई इवेंट रिकॉर्ड नहीं होता। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ ट्रांजैक्शन या फिर पर्सनल जो भी अकाउंट्स है वो मेंटेन होते हैं। जैसे बही खाते के अंदर आपका अकाउंट बना दिया, सवेक्षा ने मेरे को कितना पैसा दिया, सवेक्षा ने कितना पैसा लेना है, सवेक्षा ने कब उधार, तो सिर्फ आपका खाता मेंटेन होता है। जैसे दुकानदार मेंटेन करते हैं सिंगल एंट्री, वो आपके नाम की एंट्री करते रहते हैं हर डेट पे, वो सिंगल एंट्री है, वो पुराना सिस्टम है। डबल एंट्री में क्या होता है, डेबिट क्रेडिट होता है, दो एंट्री होती हैं, अकाउंट्स के प्रॉपर बिजनेस के पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, प्रॉपर लेजर मेंटेन होता है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। समझ आ गई, क्लियर है डबल एंट्री सिस्टम। यस सर, हाँ, सिंगल एंट्री सिस्टम क्लियर यस है। सर, क्लियर। अब आते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। डबल एंट्री बुक कीपिंग ऑल्सो नोन एज डबल एंट्री अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री अकाउंटिंग भी बोलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम को बोलते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग, डबल एंट्री अकाउंटिंग। अब इसमें क्या होता है, ये मेथड है किस चीज का, बुक कीपिंग का, बुक कीपिंग का, जिसमें क्या रूल होता है, टू साइडेड अकाउंटिंग एंट्री होती है, एक होती है डेबिट, एक होती है क्रेडिट। एवरी एंट्री अकाउंट रिक्वायर अ कोरस्पॉन्डिंग एंड अपोजिंग एंट्री टू डिफरेंट अकाउंट। The double entry system has two equal and corresponding sided known as debit and credit। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर दो साइड्स होती हैं, दो एंट्री होती हैं, एक डेबिट एंट्री होती है, क्रेडिट की एंट्री होती है। समझ आ गई, ये सारे के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। जो डबल एंट्री सिस्टम होता है, ये सारे बिजनेस बिजनेस किसको रिकॉर्ड करती है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, सेल, परचेज, रेंटिंग, सब कुछ जो भी होता है ना, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं सबको रिकॉर्ड करती है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम सिर्फ कैश और पर्सनल अकाउंट्स को रिकॉर्ड करती है। क्लियर है, यस सर, समझ आ गया, आगे बढ़े। यस सर। फीचर्स क्या है डबल एंट्री सिस्टम के, व्हाट आर द फीचर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। Features of double entry system. Every transaction has two-fold aspect. One party giving benefit
एंड अदर रिसीविंग बेनिफिट। मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली मैंने क्या किया, मैंने लगा लो आपसे कोई गुड्स परचेज की, गुड परचेज की, तो जैसे आपने मुझे माल बेचा और मैंने आपको पैसा दिया, तो इसमें क्या होता है, एक पार्टी बेनिफिट देती है। बेनिफिट क्या देती है, पैसा मैंने आपको दिया तो मैं आपको बेनिफिट दे रहा हूं, पैसा आपने मुझसे लिया तो आप बेनिफिट रिसीव कर रहे हो। Every transaction has two aspects, one party giving the benefit and other party receiving the benefit. Every transaction is divided into two aspects, debit and credit. जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। वन अकाउंट इज टू बी डेबिट एंड द अदर अकाउंट इज टू बी क्रेडिट। इसमें दो एस्पेक्ट होते हैं डेबिट, एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। Every debit must have its corresponding equal credit entry. डेबिट उसके इक्वल क्या होती है, क्रेडिट एंट्री होती है। समझ आ गई, पढ़ा हुआ है ना हमने बचपन में। यस सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज क्या है डबल एंट्री सिस्टम के, इसके अंदर सारे अकाउंट मेंटेन होते हैं। इसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम के अंदर पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, सब अकाउंट मेंटेन होते हैं। बिजनेस के सारे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, पर्सनल इम्पर्सनल। इट इंश्योर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इससे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, बिल्कुल एक्यूरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसके अंदर बनते हैं। जो भाई डेबिट में है वही उसके इक्वल क्या होगा, क्रेडिट भी होगा, ये प्रॉब्लम बनता है। इट प्रिवेंट एंड, इसमें हमेशा डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हमेशा डेबिट जो होगा वो इक्वल होगा किसके, क्रेडिट के, क्रेडिट के। क्लियर है? यस सर। इससे हमें कोई भी अगर गलती हुई है अकाउंटिंग में तो हमें पता चल जाती है। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हमें गलती जल्दी पता चल जाती है, गलती का पता चल जाता है। हमें गलतियां हम इसमें चेक कर सकते हैं और साथ के साथ उसको ठीक कर सकते हैं। भाई किन से पैसा लेना है, किन से पैसा देना है, हमें डबल एंट्री सिस्टम के अंदर इजीली पता चल जाता है। समझ आ गई, किन से हमें पैसा लेना है, किन को हमें पैसा देना है, इसके अंदर समझ आ जाता है। समझ आ गई? यस सर। हाँ, उसके बाद बिजनेसमैन कैन कंपेयर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ करंट ईयर दैट ऑफ पास्ट ईयर। बिजनेसमैन क्या कर सकते हैं, अकाउंट्स अगर हर साल मेंटेन हो रहे हैं तो हमें ये पता भी चल सकता है कि इस साल हमें कितना प्रॉफिट हुआ, पिछले साल हमें कितना हुआ था। तो वो हमें कैसे पता चलता है, जब हम डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। बिजनेसमैन कैन justify the standing of his business in comparison with previous year purchase, sale, stock, income and expenses। भाई जब अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, जब पिछले साल के अकाउंट्स के साथ देखा जाता है तभी तो हमें पता चलता है कि इस साल हमारी हुई, इस साल हमारी सेल अच्छी हुई, पिछले साल हमारी सेल ऐसी थी, तभी तो पता चलता है ना, जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसका प्रॉपरली। ये डबल एंट्री सिस्टम से ही पॉसिबल है, हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, फायदे डबल एंट्री अकाउंट्स की, डबल एंट्री सिस्टम की। समझ आ गई? इससे हमें यह भी पता चलता यस है सर। कि कौन सा बिजनेस अच्छा है, कौन सा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, कौन सा बिजनेस खराब चल रहा है, सारे इन चीजों से हमें पता चलता है। लिमिटेशन क्या होती है डबल एंट्री सिस्टम की, लिमिटेशन, द सिस्टम डज नॉट डिस्क्लोज ऑल एरर कमिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। डबल एंट्री सिस्टम से हमें मतलब एरर्स का पता तो चलता है, लेकिन ये सारे एरर्स का पता नहीं चलता। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर काफी एरर्स होते हैं, तो ये सारे एरर्स का पता हमें नहीं चलता। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर अंडर दिस सिस्टम डज नॉट डिस्क्लोज सर्टेन टाइप्स ऑफ एरर। जो ट्रायल बैलेंस होते हैं, जो प्रिपेयर होते हैं अंडर दिस सिस्टम, डज नॉट
shows certain types of error. It is closely has it involve maintenance of number of books of accounts. It is closely had involve maintenance of number of books of accounts. तो ये क्या होता है, लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेशन होती है डबल एंट्री सिस्टम की, लिमिटेशंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर है? क्योंकि ये कॉस्टली होते हैं, टैली सॉफ्टवेयर चाहिए होता है रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, खर्चा ज्यादा आता है। दूसरा क्या है, इससे सारे गलतियों का एकदम से पता नहीं चलता, तो इसमें ये काफी चीजें होके यहाँ पर चलती है। यहाँ तक डाउट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग, क्लियर है। हाँ, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है? अकाउंटिंग कंसेप्ट accounting concepts are generally accepted rule and assumptions that assist of accounting in preparing financial statement. भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करते हैं, जब हम कोई प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट्स को बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए कुछ रूल्स, कुछ assumptions, मान्यताएं होती हैं, जिसको कहते हैं अकाउंटिंग, जिसको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट जो होते हैं वो क्या है, वो रूल्स हैं, वो एजम्पशन है, जिनको अकाउंटेंट यूज करता है किस चीज के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए। अगर मैं जर्नल भाषा में, they are the fundamental building block transaction of business. The following are the some accounting steps need to be kept in mind while recording the transaction in books of accounts. कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। पहला क्या है, एक्रूअल कंसेप्ट। Accrual is a journal entry that is used to recognize revenue expenditure that have been earned or consumed respectively, and for which the related cash amount have not yet been received or paid out. Accrual are needed to ensure that all revenue and expenses are recognized within the correct reporting period, irrespective of time of cash related cash flow. मतलब ये कहना चाह रहा है, accrual का मीनिंग है, मान रेंट पे घर ले रखा है, 5 तारीख को हर महीने को आपको रेंट पे करना है। आपको पता है कि 5 तारीख को मुझे रेंट पे करना है, चाहे 5 तारीख को आपके पास पैसा आया है या नहीं आया, पर आपको ये पता है कि मेरा रेंट इस दिन पे क्या हो जाता है, ड्यू हो जाता है, ड्यू मुझे देना पड़ता है। तो अकाउंट्स भी एक्रूवल बेसिस पे बनते हैं। एक टाइम पीरियड के अंदर, अगर मैं एक साल की बात करूं, अप्रैल से लेके 2000, अगर मैं बात करूं 22 की और मार्च 23 तक की, एक साल की मैं अगर बात करूं, इसके बीच में जितने भी एक्सपेंडिचर होने हैं, जितने भी इनकम आने हैं, उन सब का हमें एक्रूवल बेसिस पे पहले ही हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि हमें पूरा पता चल जाए भाई इस साल हमारे क्या खर्चे होने हैं, क्या हमारे एक्सपेंडिचर हुए हैं। तो ये सारा एक्रूवल बेसिस पे होता है, चाहे उनसे रिलेटेड कैश आया हो चाहे नहीं आया हो, लेकिन जो एंट्री होती है वो एक्रूवल बेसिस पे होती है। समझ आ गई एक्रूवल कंसेप्ट? कोई डाउट? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। देखो दो चीजें होती है, एक्रूवल बेसिस होता है, नो सर, क्लियर है। एक्रूवल बेसिस होता है, होता है कैश बेसिस। कैश बेसिस क्या होता है, हम सिर्फ कौन सी एंट्री को ऐड करते हैं, कैश बेसिस हम कौन सी एंट्री को ऐड करते हैं, कौन सी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं? सर जो कैश से करते हैं, खरीदे तो कैश आया। हाँ, कैश जब एक्चुअल, भाई कैश बेसिस में सिर्फ उन्हीं एंट्रीज को लिया जाता है जिन पे हमें आया है, पैसा आया है। लेकिन एक्रूवल बेसिस में हम एक्चुअल में जिन पे पैसा आया है वो भी, और जो अगर जिन पे पैसा आना था लेकिन अभी नहीं आया, उन एंट्रीज को भी ऐड करते हैं। क्लियर है?
तो अकाउंटिंग जो Yes, होता sir. है एक्रूअल बेसिस पे होती है, एक्रूअल कंसेप्ट पे होता है। आगे बढ़ते हैं कंजर्वेटिव कंसेप्ट। कंजर्वेटिव कंसेप्ट, रेवेन्यू इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन reasonable certainty that it will be realized, whereas expenses are recognized soon when there is a reasonable possibility that they will be incurred. This concept tend to be result in more conservative statement. कंजर्वेटिव कंसेप्ट क्या कहता है कि कंजर्वेटिव कंसेप्ट ये कहता है कि भाई जो इनकम है, जो रेवेन्यू है, उसको तभी रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब वो एक्चुअल में क्या होंगे, सर्टेन होंगे कि भाई वो हमें मिल जाएंगे। जब हम ये रियलाइज कि भाई वो हमें क्या हो जाएंगे कि वो पक्का हमें मिल जाएंगे। और खर्चे को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई ये होगा, ये क्या होगा, यहाँ पॉसिबिलिटी है कि ये खर्चा होगा, तो ये कंजर्वेटिव अप्रोच हम लेके चलते हैं कि भाई ये इनकम आएगी और ये खर्चा होगा। तो ये अकाउंटिंग में कंजर्वेटिव अप्रोच लेके यहाँ पर चलते हैं। समझ आ गई? Yes, sir. तीसरा, एफिशिएंसी कंसेप्ट। Once a business choose to use specific accounting method, it should continue to use it go forward basis. By doing so, financial statement prepared in a multiple period can be reliably compared. मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी एक अकाउंटिंग मेथड को चूज कर लिया ना, तो उसको यूज करती रहे ताकि हम आसानी से अलग अलग टाइम पीरियड का अकाउंटिंग आराम से क्या कर सके, कंपेयर कर सके। ऐसा नहीं हो कि आज कोई और अकाउंटिंग मेथड यूज कर रहे हैं, कल कोई और अकाउंटिंग मेथड यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मतलब क्या है, एक ही मेथड को फॉलो करना चाहिए। जो जिस मेथड को फॉलो कर लिया उसी को ही आप लंबे समय तक फॉलो करो। समझ आ गई? Yes, sir. चौथा, इकोनॉमिक एंटिटी कंसेप्ट। Economic entity concept. The transaction of business are to be separate from those of its owner. By doing so, there is so interim क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, intermingling of personal and business transaction in a company's financial statement. भाई क्या है, आपकी कंपनी है, आप हो, आप अपने अकाउंट्स को, कंपनी के अकाउंट को अलग रखोगे, अपने पर्सनल अकाउंट्स को अलग रखोगे। ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप पर्सनल अकाउंट और बिजनेस के अकाउंट इकट्ठे मेंटेन कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग अलग अकाउंट मेंटेन होने चाहिए। इकोनॉमिक एंटिटी कंसेप्ट होना चाहिए, एक सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट होना चाहिए कि बिजनेस के जितने भी अकाउंट्स हो आप अलग मेंटेन करो, पर्सनल जितने भी अकाउंट्स आपके हैं वो आप अलग मेंटेन करो। समझ आ गई? Yes, sir. हाँ। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है? Financial statement are prepared on assumption that the business will remain in operation in future period. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं वो इस मान्यता पे बनाई जाती है कि बिजनेस जो है चलता रहेगा, बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस चलता रहेगा। Under this assumption, revenue expenses recognized may be deferred to a future period. हो सकता है कि जो आपने रेवेन्यू, जो आपने खर्चे को रिकॉग्नाइज किया है ना, वो आप डेफर्ड कर सको फ्यूचर पे। When the company is still operating, otherwise all expenditure recognition in particular would be accelerated into the current period. अगर आप इस कंसेप्ट को लेके नहीं चलते, अगर आप ये मान के नहीं चलते कि बिजनेस लंबे समय तक नहीं चलेगा, तो फिर आज इस चीज में क्या होता है, फिर इस चीज में जितने भी इनकम है, जितने भी खर्चे आपने रिकॉग्नाइज किए हैं, आप उनको आज की डेट में ही क्या करोगे, खर्चों को आज की डेट में ही, जो भी खर्चे हैं वो आज की डेट में ही करोगे, जो भी इनकम रियलाइज करनी है आपको वो आज की डेट में ही करोगे। फिर वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमेशा जो अकाउंटिंग है इस बेसिस पे चलती है कि बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है ना? Yes, sir. मैचिंग,
भाई ये कहना चाह रहा है कि जितने खर्चे हुए हैं, द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज इन द सेम पीरियड इन विच रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज। भाई मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एक ही पीरियड के होने चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे बताओ मंथ में आपने कितनी इनकम कमाई, मंथ में आपको क्या प्रॉफिट हुआ, तो आप मंथ इस मई के मंथ में आपको क्या इनकम हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या आपकी जो थी क्या हुआ, तो आप मई के मंथ के ये देखोगे कि मेरी इनकम इतनी थी, मई में मैंने इतने खर्चे किए, तो भाई ये मेरा मई का प्रॉफिट है। ये थोड़ी करोगे कि मई की इनकम दिखा रहे हो और जनवरी के खर्चे दिखा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पीरियड के आप इनकम कर रहे हो उसी पीरियड के आप खर्चे दिखाओगे, तभी जाके क्या होगा, कंसेप्ट बात, तभी आप एक एक्यूरेट पोजीशन बता सकते हो कि मुझे प्रॉफिट हुआ है या मुझे लॉस हुआ है। समझ आ गई? यस सर। यहां तक क्लियर है? यस सर, कोई डाउट? क्लियर है। नो सर। ठीक है। Materiality is an accounting principle which states that all items that are reasonably likely to impact investors' decision must be recorded or reported in detail in a business financial statement. User journal accepted accounting principle. गैप होता है, गैप का मीनिंग होता है जर्नल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये कह रहा है यहाँ पे एक मेटीरियलिटी कंसेप्ट होता है कि भाई मेटीरियलिटी कंसेप्ट ये होता है कि कोई भी चीज जो बहुत जरूरी होती है ना, कोई भी चीज अगर बहुत जरूरी होती है, जो आपके डिसीजन मेकिंग में क्या होती है, इंपैक्ट कर रही है, ऑल आइटम, जितने भी आइटम्स हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट कर रहे हैं, उसको अच्छे से पूरी डिटेल के साथ रिकॉर्ड करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। Materiality is a concept that define why and how certain issue are important for company or for business sector. Material issue can have a major impact on the financial, economic, reputational and legal aspect of a company as well as on the system of internal and external stakeholder of the company. मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको लगती है, कोई भी इंपॉर्टेंट इशू अगर आपको लगता है, आप अपने अकाउंट्स के अंदर उसको रिकॉर्ड करोगे और ये भी बताओगे कि ये हमारे लिए क्यों और कैसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यहां तक डाउट कोई? यहां तक समझ आया? यस सर। हाँ जी, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई डाउट? आज मीरा ने ज्वाइन नहीं किया तो आज हम इतना ही करते हैं, क्योंकि उसका पीछे ना हो, तो हम इतना ही रखेंगे आज की क्लास में, ठीक है? यस सर। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। क्लियर है ना? क्लियर चलो है। ठीक है। यस मंडे सर। से हमारी सारी क्लासेस रेगुलर होंगी। मंडे से कोई ऐसी क्लास नहीं है कि सब क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी हमारी मंडे से, ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो ये वाला सर वो हाँ, टॉपिक समझा देते हैं। अच्छा, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला, उसमें आपको यस क्या सर। क्या समझ नहीं आया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली?